नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट पे। तो चलिए आज फिर से रीस्टार्ट करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे और ख़ुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए आज जो है आपको एडुटेरिया का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है म्यूजिक का, उसका सेट नंबर 9 है। अगर आप पहला, दूसरा या 8 नंबर तक अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं बीपीएससी संगीत शिक्षक भर्ती को। तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न आता है आपको कौन सा प्रश्न है वो देखते हैं, ठीक है। आइए, कितना नंबर है? 71 नंबर से। कहा है कि इससे पहले जो प्रश्न है क्या चीज़ का प्रश्न है, आपको जीके और है, तो हमको जीके पढ़ना नहीं, हमको सिर्फ इसमें क्या पढ़ना है, सेशन में सिर्फ संगीत पढ़ना है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। क्या है पहला प्रश्न? राग के निम्नलिखित कितने तत्व होने आवश्यक है? तो राग में कम से कम कितने तत्व होना आवश्यक है? तो आप लोग जानते हैं राग में कम से कम कितने तत्व होना आवश्यक है? 5 तत्व आवश्यक है। कौन कौन होता है? एक तो होता है आपका थाट होना चाहिए, किसी न किसी थाट से राग उत्पन्न माना जाता है। आरोह अवरोह होना चाहिए, है ना। दूसरा बात आरोह अवरोह होना चाहिए। तीसरा बात क्या हो जाता है, उसका आरोह अवरोह के साथ वादी संवादी होना चाहिए। उसके बाद समय जो है उसका गायन समय क्या होता है, और उसके बाद उसका रंजकता, राग की रंजकता। पांचों बात बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी राग को राग कहा जाने के लिए। क्या क्या? थाट, आरोह अवरोह, उसके बाद वादी संवादी, उसके बाद समय, और उसके बाद क्या हो जाता है, रंजकता। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 72 नंबर में है, न और द, इन दो अक्षरों का समुच्चय क्या कहलाता है? तो नो और दो का समुच्चय क्या कहलाता है? नाद कहलाता है। तो इसका तो आप आसान क्वेश्चन है, बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखिए अगला प्रश्न क्या है, कौन सा वेद भारतीय संगीत का मूल माना जाता है? तो भारतीय संगीत का अगर मूल पूछा जाए तो कौन सा वेद हो जाएगा? आप जानते हैं साम वेद में संगीत का वर्णन है, तो भारतीय संगीत का मूल माना जाता है तो साम वेद हो जाएगा। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है 74 नंबर में, 74 नंबर का प्रश्न देखिए, थोड़ा सा हाथ हिल जाता। चलो 74 नंबर प्रश्न देखते हैं। वेदाना साम वेदोस्म, अर्थात यह बात जो आपको दिख रहा है, वेदाना साम वेदोस्म, अर्थात इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है साम होता है। 74 का जो सही आंसर हो जाएगा आपको साम। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी? श्री कृष्ण जी के द्वारा कहा जाता है सा प्लस अम, दोनों को, ये तो साम प्लस अम आपको साम का अर्थ होता है, ठीक ना। लेकिन वेदान सम साम देवस्म, जो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है ऋग्वेद की ऋचाओं का जो गान करते हैं, वही उसको क्या कहा जाता है, भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। तो सही हो जाएगा इसका साम। क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है 75 नंबर। 75 नंबर का प्रश्न है, सा प्लस अमह, सा प्लस अमह का अर्थ क्या होता है? तो 75 का आप जानते हैं, सा प्लस अमह का क्या अर्थ हो जाएगा? साम गान हो जाएगा, है ना। सा प्लस अम का अर्थ हो जाता है आपको साम। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, साम वेद के 2 भागों में प्रथम भाग आर्चिक संहिता में कितने भाग होते हैं? तो देखिए पहला, साम वेद का 2 भाग होते हैं। अब पहला तो आप देख लीजिए कि लिखा हुआ है आर्चिक संहिता। अब दूसरा खोजना है, क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन खोजना है कि दूसरा क्या हो जाएगा। आर्चिक संहिता पहला होता है, दूसरा होता है गान संहिता। दूसरा क्या होता है? गान संहिता। तो उसमें भी अब आर्चिक संहिता का भी भाग होगा और गान संहिता का भी भाग होगा कुछ। तो आर्चिक संहिता का कितना भाग है? तो आर्चिक संहिता है उसका आपको 2 भाग है। आर्चिक संहिता का 2 भाग है। क्या क्या? पूर्वार्चिक हो जाता है एक, और दूसरा हो जाता है क्या, उत्तरार्चिक हो जाता है। थोड़ा सा धूप आ रहा है ना, पूर्वार्चिक हो जाता है, और उसके बाद थोड़ा से आगे करते हैं, 1 मिनट। तो क्या हो जाता है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक हो जाता है। तो 2 प्रकार हो जाएगा आपको आर्चिक संहिता का। सही उत्तर हो गया ए नंबर। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। क्या आगे का प्रश्न देखिए, कहाँ चल गया, कहाँ चल गया, यहाँ है। आइए यहाँ है, सामवेद की दूसरी संहिता क्या कहलाती है? तो आप लोग जानते हैं सामवेद की जो 2 संहिता, एक तो आर्चिक संहिता, दूसरा क्या है, गान संहिता। तो दूसरी संहिता यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो क्या करना है आंसर आपको, गान संहिता, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गान संहिता कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो जैसे कि आप जानते हैं आर्चिक संहिता को 2 भागों में विभाजित किया गया था, आर्चिक संहिता ना,
पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में विभाजित किया गया था आर्चिक संहिता को, तो उसी प्रकार से क्या है, गान संहिता का भी विभाजन किया गया। कितने प्रकार में? 5 प्रकार में गान संहिता का विभाजन किया गया है। 5 प्रकार में नहीं, 4 प्रकार में होगा, 5 नहीं 4। देखिए बुक में ऐसे 3 आंसर दिया हुआ था, लेकिन 4 होता है। चारों भागों में आपको बताते हैं हम। ग्राम गेय गान होता है, एक तो होता है ग्राम गेय गान, दूसरा होता है अर्नक गेय गान। क्या होता है दूसरा? अर्नय गेय गान होता है। तीसरा होता है ऊह गान। क्या होता है तीसरा? ऊह गान होता है। और चौथा होता है ऊहया गान होता है। तो चारों गान आपको याद रखना है, ठीक है। गान संहिता 4 भाग में, और वो जो आपको था, क्या नाम था? आर्चिक संहिता। आर्चिक संहिता कितना? 2 भाग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका आंसर नहीं लगाया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गान संहिता कितने भाग? तो 4 भाग। कहाँ है? बी। अगला प्रश्न आइए। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर में क्या है कि यज्ञों में साम गान के लिए कितने भक्तियों का निर्देश दिया गया है? तो 5 अथवा 7। कितने यज्ञों में साम गान के लिए कितने भक्तियों का निर्देश दिया गया है? तो 5 अथवा 7 जो है आपको निर्देश दिया गया। सही उत्तर हो जाएगा इसका ए नंबर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। साम गान में कितने स्वरों का प्रयोग होता था? तो साम गानों में जो है आपको कितने स्वर का प्रयोग होता था? 2 है, 4 है, 3 है, इनमें से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा? साम गान में जो है आपको, आप जानते हैं कि 3 स्वर का प्रयोग होता था। क्या क्या प्रयोग होता था? तीनों स्वर का आपको पता होना चाहिए। एक उदात, अनुदात, और तीसरा क्या हो जाता है? स्वरित। उदात, अनुदात और स्वरित, ये तीनों स्वर का प्रयोग किया जाता है। उदात का अर्थ हो गया नीचे वाला, जैसे कि अभी नीचे का स्वर हो गया उदात। उदात, उसके बाद अनुदात हो जाता है आपको, ये अनुदात हो जाता है ऊपर वाला स्वर, और स्वरित हो जाता है आपको बीच वाला, मध्य वाला हो गया। तो तीनों हो गया आपको उदात, अनुदात और स्वरित। तो सही हो जाएगा आंसर इसका। क्या हो जाएगा? साम गान में कितने स्वर का प्रयोग होता है? तो 3। 4 बोल दिए, 3 होता है। अगला प्रश्न देखिए। रागांग भाषांग किसके अंतर्गत है? देसी संगीत, लोक संगीत या गंधर्व? तो रागांग भाषांग ये जो आपको है किस संगीत के अंतर्गत आता है? तो आप जानते हैं रागांग भाषा जो है आपको देसी संगीत के अंतर्गत आता है। सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आगे का प्रश्न चलिए देखते हैं। आगे का प्रश्न से फाइट किया जाए। तबला पखावज वाद्यों के किस वर्ग में आता है? तबला और पखावज वाद्य के किस वर्ग में? आप जानते हैं वाद्य के 4 प्रकार है। कौन कौन से? तंत्री वाद होता है, तंत्री वाद होता है, एक होता है अवनद वाद होता है, घन वाद होता है, एक सुशीर वाद होता है। सारंगदेव के अनुसार 4 प्रकार के वाद्य माने गए हैं। तो तंत्री वाद जिसमें तार लगा रहता है, ठीक है। अवनद वाद जो कि चमड़ा और से बना हुआ जाता है, जिस पे कि आघात करते हैं, ठीक है ना, तब जाकर के क्या उससे स्वर निकलता है। उसके बाद सुशीरवाद जिसको फूंक के बजाते हैं। घनवाद जो कि किसी भी धातु और से बना होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तबला पखावज। आप जानते हैं कि चमड़ा लगा रहता है इसमें, तो क्या हो जाएगा? अवनदवाद होगा। सही उत्तर भी हो गया। अगला प्रश्न देखिए। कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा गया था। देखिए हम टिक करके रखे हुए हैं इस बार। तो कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। उदात, अनुदात और स्वरित क्या है? तो आपको बता चुके हैं साम गान के तीनों भाग है। पहले जैसे अभी हम लोग 7 स्वर प्रयोग करते हैं, तो उस टाइम में साम गान में 3 ही स्वर का प्रयोग होता था, उदात, अनुदात और स्वरित, ठीक है ना। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा साम गान। बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रबंध गायक के गुणों का वर्णन क्या कहलाता है? प्रबंध गायक जो है उसके गुण का वर्णन क्या कहलाता है? पद कहलाता है, समझे, पद कहलाता है। तो सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। इस राज में कितने पर्दे होते हैं? तो आप लोग को पता होना चाहिए इस राज में कितने पर्दे होते हैं, ये सब पूछे जाते हैं प्रश्न। तो इस राज में आपको पर्दे 16 होते हैं। सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी होती है? तब देखिए आपको सभी ग्राम की मूर्छना आपको याद होनी चाहिए। मध्यम ग्राम और सड़ज ग्राम, 2 गो। गंधार ग्राम तो समझिए उसको स्वर्गवासी ग्राम कहा जाता है, तो उसके बारे में ज़्यादा वर्णन तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। हरि नारवा जो है यह आपको दूसरा मूर्छना है। पहली मूर्छना पूछा जा रहा है। कलोपनता जो है यह आपको तीसरा मूर्छना है। सोबेरी जो है यह आपको पहला मूर्छना है। तो पूछा जा रहा है कि पहली मूर्छना कौन सी है? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सी नंबर हो जाएगा। सोबेरी जो है आपको पहली मूर्छना है। हरि नारवा आपको दूसरी मूर्छना है। कलोपनता होता है, कलोप नवा लिखा हुआ, कलोपनता होता है वो आपको तीसरी मूर्छना हो जाता है। चौथा आपका शुद्ध मध्यमा हो जाता है। क्या हो जाता है? शुद्ध मध्यमा चौथा हो जाता है। उसके बाद देखिए 5वां क्या हो जाता है? मार्गी हो जाता है। और 6ठा हो जाता है आपको पैरवी हो जाता है। और 7वां हो जाता है क्या? दृश्यका हो जाता है। तो सातों को सातों मूर्छना आपको याद रखना है। सड़ज ग्राम का भी मूर्छना आपको बताएंगे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सामगान के कितने स्वरूप निर्मित हुए हैं? तो सामगान के जो स्वरूप है उदात, अनुदात और स्वरित 3 होता है। तो वही हो जाएगा यहाँ भी क्या? बी नंबर हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगीत का मुख्य आधार क्या है? तो हम लोग जानते हैं संगीत का जो मुख्य आधार है ध्वनि और ताल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर संवाद क्या है? स्वर संवाद आप जानते हैं सांगीतिक स्वर की जोड़ी, समान ध्वनि होगा नहीं, ताल जोड़ी होगा नहीं, क्या हो जाएगा? सांगीतिक स्वर की जोड़ी जो है वह स्वर संवाद कहलाता है। सही उत्तर ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या है, तबला की उत्पत्ति किस विद्वान ने की थी? तो आप लोगों को पता होना चाहिए तबला की जो उत्पत्ति है इसके बारे में सब जानते हैं कि पखावज को दो भाग में बांट करके अमीर खुसरो के द्वारा तबला का जो है आविष्कार किया गया। तो सही उत्तर बी। अगला प्रश्न, किस काल में लौकिक तथा शास्त्रीय दोनों रूपों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो आप जानते हैं जो पूर्व काल था जिसको वैदिक काल कहते थे, उसी टाइम में लौकिक और शास्त्रीय दोनों रूपों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, किस वेद में वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है? देखिए संगीत का वर्णन आपको सामवेद में है, लेकिन अगर पूछा जा रहा है किस वेद में वाद्य यंत्रों का, वाद्य से संबंधित जैसे कि वीणा और का प्रयोग आप जानते हैं कि सबसे पहले कहाँ किया गया था? ऋग्वेद में ही किया गया था। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऋग्वेद में हो जाएगा। मृदंग हो गया, वीणा हो गया, बंसी हो गया, डमरू, इस सब का प्रयोग ऋग्वेद में हो गया था। जब इसको स्वर सहित गाया जाता है तब इन्हें क्या चीज़ का संज्ञा दिया जाता है? साम की संज्ञा दी जाती है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? किस वेद में वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कलिनाथ ने संगीत रत्नाकर पर टीका किस शताब्दी में लिखी थी? तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। कलिनाथ ने जो है संगीत रत्नाकर पर जो है संगीत रत्नाकर किसके द्वारा लिखा गया? सारंगदेव के द्वारा। उसी पर कलिनाथ के द्वारा क्या लिखा गया था? टीका लिखा गया था। तो कब लिखा गया था? 15वीं शताब्दी में। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित सारंगदेव ने कुल कितने राग माने हैं? तो आप जानते हैं पंडित सारंगदेव के द्वारा जो है कुल राग 264 माने गए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा सही उत्तर, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है, अलंकार शब्द का समान अर्थ क्या है? तो अलंकार शब्द जानते हैं कि जैसे कि हम लोग सुंदर देखने के लिए आभूषण का प्रयोग करते हैं, वैसे ही अलंकार शब्द का समान अर्थ वही होता है। आभूषण के रूप में अलंकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। अलंकार जो है जिस प्रकार आप शरीर को सुंदर बनाना रहता है, उसी प्रकार संगीत को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का हम लोग प्रयोग करते हैं। अलंकार का प्रयोग कैसे करते हैं? तो उसका भी नियमबद्ध प्रयोग करते हैं। जैसे कि अलंकार का सारे ग म रे ग म प म प ध नि ध नि सा, तो ये जो प्रयोग करते हैं आपको सीक्वेंस में अगर प्रयोग करते हैं तो वो अलंकार की श्रेणी में आता है। एक से दूसरा का रिलेटेड होना चाहिए जैसे रीजनिंग में होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आभूषण हो जाएगा इसका 96 का। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है, राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर क्या कहलाता है? तो राग का जो सबसे महत्वपूर्ण स्वर है वह आपको वादी स्वर कहलाता है। उसके बाद जो उससे महत्वपूर्ण है संवादी होता है। उसके बाद जो दोनों के बाद जो बच जाता है उसको संवादी अनुवादी स्वर कहते हैं। वादी, संवादी और अनुवादी हो गया। उसके बाद आपको आ जाता है विवादी स्वर, जिसका कि कभी कभी राग में प्रयोग करते हैं, अल्प प्रयोग किया जाता है। पूर्ण रूप से प्रयोग करेंगे तो वो थाट चेंज हो जाता है, फिर दूसरा राग को उसमें छाया पड़ने लगता है। लेकिन अगर विवादी स्वर का सही कुशलता से प्रयोग करते हैं तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक और होता है वर्ज स्वर। वर्ज स्वर का प्रयोग बिल्कुल निषेधित होता है, उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है किसी भी राग में। तो राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर क्या हो गया? वादी। पांचों का पांचों आपको याद रखना, वादी, संवादी, उसके बाद अनुवादी और विवादी और वर्ज स्वर, पांचों इसका महत्वपूर्ण स्वर का कहलाता है राग का। तो महत्वपूर्ण स्वर पूछा जा रहा है तो क्या देंगे इसका आंसर? वादी हो जाएगा पहला। और वादी को राजा की उपाधि प्राप्त होती है, संवादी को मंत्री की उपाधि प्राप्त होती है, और अनुवादी जो है उसको सेना की उपाधि दी जाती है। ठीक है, तीनों हो गया आपको। और उसके बाद विवादी जो है विवाद कर देता है। अगर किसी भी चीज़ को कहीं भी विवादी शब्द को अगर किसी भी राग में पूर्ण रूप से प्रयोग करेंगे तो वो राग में विवाद करके दूसरा राग उत्पन्न कर देगा। तो विवादी स्वर को प्रयोग जो है थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करना पड़ता है, लेकिन वर्ज स्वर का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होता है। आइए देखते हैं जीव स्वर किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं पुराने काल में जो है जीव स्वर किसको कहा जाता है? अंश स्वर या जीव स्वर किसको कहते थे? वादी स्वर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको वादी स्वर। तो 98 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। कहाँ है सी नंबर? आइए अगला प्रश्न देखते हैं, परहर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आप जानते हैं परहर शब्द का जो प्रयोग है, नाद है, स्वर है, श्रुति है। तो परहर किसके लिए? न तो नाद के लिए, न तो श्रुति के लिए, न स्वर। परहर क्या होता है? परहर जो है 8 परहर में बांटा गया हम लोग को 24 घंटा को। तो 4-4 प्रहर करके 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि और 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन को जो किया गया है पूर्वांग और उत्तरांग करके, तो समय को 3-3 घंटा में बांटा गया है। ठीक है ना। तो 3 चौको 12, 12 24 घंटा हो गया। तो परहर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? समय के लिए किया जाता है।
तो यहाँ समय है नहीं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, होना चाहिए समय, समय नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ताल का समय चक्र क्या कहलाता है। तो आप जानते हैं ताल का जो समय चक्र क्या कहलाता है, आवर्तन कहलाता है। एक पूर्ण ताल का जब पुनर्चक्रण होता है, जैसे कि नाधी धिन्ना, नाधी धिन्ना, नाती तिन्ना, नाधी धिन्ना, तो ये पूरा अगर हो जाता है उसको आवर्तन कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको बी नंबर। देखिए ये आपको 100 तक हो गया। 100 के बाद चलिए 101 नंबर देखते हैं क्या है। 101 नंबर में ध्रुपद की कितनी वानियाँ हैं। तो आपको पता होना चाहिए ध्रुपद की जो है 4 वानियाँ हैं। क्या क्या है, चारों वानियाँ आपको याद होना चाहिए, क्योंकि चारों वानियाँ से प्रश्न पूछा जाता है ध्रुपद में, ठीक है। तो 4 वानियाँ आप बताइए क्या सब है। एक तो है गोबरहार वानियाँ, ठीक है। दूसरा है खंडार वानी, तीसरा है डांगुर वानी, और चौथा क्या हो जाएगा, नोहार वानी। 4 प्रकार के वानी कौन से, गोबरहार वानी, खंडार वानी, डांगुर वानी और नोहार वानी। ये चारों वानी आपसे पूछे जाते हैं, और चारों वानी कौन वानी का कौन आविष्कार किए हैं ये भी पूछा जाता है। तो आप ध्यान से सुनिए, हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, आप अपना बुक से भी पढ़ सकते हैं। देखिए सबसे बढ़िया पढ़ने का तरीका एक ही है कि बुक से पढ़िए। ये तो आप सेट मार रहे हैं बस, लेकिन पढ़ने का तरीका वही सही है। गोबरहार वानी आप जानते हैं तानसेन से संबंधित है, तानसेन के द्वारा उत्पत्ति किया गया था। खंडार वानी आप जानते हैं कि राजा सम्मोखन सिंह, कौन थे, राजा सम्मोखन सिंह हो जाएगा आपको खंडार वानी। और डागुर वानी जो है वह ब्रजचंद के द्वारा, ठीक है, दिल्ली के निकट थे ब्रजचंद जो है, उसी के द्वारा आपको, ब्रजचंद आदमी है। तो डागुर वानी और नोहार वानी जो है श्रीचंद के द्वारा, क्या होगा, श्रीचंद। चारों याद रखना है। चलिए ध्रुपद की वानियाँ आपको हो गया। इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, एक तार वाद्य यंत्र कौन सा है। तो आप जानते हैं एक तार वाद्य यंत्र कौन हो जाएगा, सारंगी भी एक तार वाद्य यंत्र है, एक तारा भी आपको एक तार वाद्य यंत्र है, तो एक से अधिक हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, किस तत्व वाद्य यंत्र का प्रयोग भजन या सुगम संगीत में किया जाता है। तो आप जानते हैं भजन और सुगम संगीत में जो किया जाता है एक तारा का प्रयोग करते हैं, एक तारा जिसको कहते हैं। आप अगर झारखंड के साइड में जाइएगा ना तो एक तारा का प्रयोग देखिएगा फकीर और साधु लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारतीय संगीत का मुख्य जो है अवनद वाद्य कौन सा है। तो अवनद वाद्य जिसमें कि चमड़ा लगा हुआ होता है, जिस पे आघात करके क्या करते हैं उससे स्वर निकलता है। तो अवनद वाद्य, तानपुरा में तो तार होता है, सितार में भी तार होता है, तो अवनद वाद्य में आएगा नहीं। तानपुरा और सितार कौन सी वाद्य में आ जाता है, तत्ववाद में आ जाता है, क्योंकि तार लगा हुआ होता है। तो मृदंग हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, मृदंग, जिसको 2 मुंह वाला ढोल कहा जाता है ना। तो अवनद की श्रेणी में क्या आ जाएगा, मृदंग आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रुद्र बीना से प्रेरणा लेकर कौन सा वाद्य यंत्र बना है, सुराबहार, तानपुरा या सरोद। रुद्र बीना से जो प्रेरणा लेकर के हम लोग बनाए हैं, एक जानते हैं कि सुरह बहार यंत्र बना है। रुद्र बीना से प्रेरणा लेकर कौन सा वाद्य यंत्र बना है, तो सुरह बहार बना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए, गज के घर्षण द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य किस श्रेणी में आते हैं, सुशीरवाद में, तत्ववाद में या अवनदवाद में। तो आप जानते हैं कि गज के घर्षण के द्वारा जो बजाते हैं तो क्या होता है, तार पे क्या करते हैं, घर्षण करते हैं ना, जिस तार पे घर्षण करते हैं। सुशीरवाद हो गया तो सुशीर तो फूकने वाला हो गया, अवनदवाद तो होगा नहीं, ये भी आघात करके निकालते हैं। लेकिन तत्ववाद हो जाएगा, गज के घर्षण से क्या हो जाएगा, तार वाला बात है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, कौन से प्रसिद्ध संगीतकार को तबले का जनक माना जाता है। तो तबले का जनक आप जानते हैं किसको कहते हैं, अमीर खुसरो को कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आलाप करने के वर्तमान समय में कितने ढंग हैं। आलाप करने के जो वर्तमान समय में है 2 ढंग है। कौन कौन, एक तो नोम तोम का आलाप करते हैं और दूसरा कौन करते हैं, आकार का आलाप करते हैं। तो दोनों बात आपको, तीर देना, दारा राज, ये सब जो करते हैं नोम तोम का आलाप के अंतर्गत आता है, और आकार का आलाप तो हम लोग करते ही है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपको क्या, आलाप करने के वर्तमान तरीका। तो 2 तरीका होता है, पूछा जा रहा है यहाँ क्या, आलाप करने के वर्तमान कितने ढंग है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका बी नंबर हो जाएगा। चलिए चलिए, तो आलाप के कितने प्रकार है आप समझ चुके हैं, नोम तोम का और आकार का आलाप, तो 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्रिया सिद्धि किसका गुण है। तो क्रिया सिद्धि जानते हैं, क्रिया सिद्धि कौन क्या करते थे पहले, ध्रुपद जो गायकी किया करते थे पहले, जिसको ध्रुपद गायकी को पहले क्या कहते थे, कलावंत के नाम से जानते थे, जो कि अच्छा कुशल गायक कहलाते थे। तो उसी को आपको क्रिया सिद्धि का गुण उसमें होना बहुत जरूरी था। तो सही हो जाएगा इसका सही उत्तर कलावंत। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए नंबर। अगला प्रश्न चलिए, 110 नंबर में क्या है, मातु और धातु किसे कहते हैं। तो देखिए मातु और धातु जो है आप जानते हैं वाग्यकार को कहा जाता है। मातु और धातु किसको कहते हैं, वाग्यकार को।
देखिए ये जो मातु और धातु है, आपको वाग्यकार जो होता है, दो शब्द से बना हुआ वाग्यकार क्या से होता है, एक तो पद वाग्यकार, वाक्य का अर्थ होता है पद, जिसका मतलब होता है क्या, रचना, और गे का अर्थ होता है आपको स्वर रचना। तो मातु और धातु इसी को कहते हैं, स्वर रचना और ये जो गे रचना है, दोनों को क्या कहते हैं, मातु और धातु कहते हैं। तो वाग्यकार हो जाएगा इसका सही उत्तर ए। अगला प्रश्न देखिए, हो कहाँ गया कहाँ गया, कहाँ चल गए थे आप लोग, थोड़ा सा इधर आइए। हाँ, ये मातु धातु हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 111 नंबर प्रश्न है, वाग्यकार को पाश्चात्य विद्वान क्या कहते हैं। तो पाश्चात्य यानी पश्चिमी सभ्यता, यूरोप सभ्यता में जो है पाश्चात्य विद्वान इसको क्या कहते हैं, कंपोजर के नाम से। अभी भी हम लोग को भी कंपोजर बोलते हैं। वाग्यकार को पाश्चात्य विद्वान, अभी के जो विद्वान है क्या बोलते हैं, कंपोजर बोलते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको बी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 112 नंबर है। 112 में क्या है, स्वरों का वह समुदाय जिससे मन का रंजन हो क्या कहलाता है। तो मन का रंजन हो तो क्या कहलाता है, गीत। गीत से नहीं होता मन का रंजन, नायक से, खाली नायक से थोड़ा ना हो जाएगा, संगीत रहना जरूरी है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, परमेल का अर्थ क्या है। परमेल का अर्थ आप जानते हैं, परमेल का अर्थ प्रवेशक होता है। एक राग से, एक थाट से दूसरे थाट में अगर प्रवेश कर जाते हो तो उसे ही प्रवेशक कहते हैं। तो परमेल का अर्थ क्या होता है, प्रवेशक होता है। परमेल प्रवेशक में कौन से राग आते हैं, जैसे कि जैजवंती राग आते हैं, वो क्या होता है, एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश कर जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 114 नंबर, रुकिए थोड़ा सा इधर करते हैं। हाँ, 114 में क्या है कि अंतिम 6 अध्यायों में संगीत संबंधित विषय किस ग्रंथ में मिलते हैं। तो अंतिम जो छठा अध्याय है उसमें आपको संगीत संबंध, देखिए नाट्यशास्त्र नाम से लगता है कि नाट्य विषय है, पर ये जो है आपको संगीत से संबंधित छठा अध्याय जो है आपको संगीत से संबंधित विषय पर इसमें क्या मिलते हैं, चर्चा मिलता है। तो नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि है, विदेशी ग्रंथ के लेखक मतंग है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए, 115 में है, समान मात्रा वाले ताल कौन से हैं। तो समान मात्रा कहने का मतलब पूरा मात्रा होना चाहिए, दोनों में एक जैसा मात्रा होना चाहिए। तो एक ताल में आप जानते हैं कितना मात्रा होता है, 12 मात्रा का प्रयोग होता है। एक ताल में कितना, 12 मात्रा। फिर देखिए 4 ताल में भी आप जानते हैं 12 मात्रा होता है। 3 ताल में होता है 16 मात्रा, एक ताल में होता है 12 मात्रा। तो सामान्य तो हुआ नहीं, 16 12 हो गया। 4 ताल में होते हैं कितने, 12 मात्रा होते हैं, और 3 ताल में होते हैं 16 मात्रा। तो 12 16 ये तो समान हुआ नहीं, ये भी समान नहीं हुआ। लेकिन एक ताल और 4 ताल 12 12 मात्रा। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए 116 में क्या है, समान मात्रा वाले ताल कौन से हैं। इसमें भी वही बात पूछा जा रहा है, समान मात्रा वाले ताल। तो झप ताल जो कि 10 मात्रा का है, सुल ताल जो है यह कितने मात्रा का है, ये भी 10 मात्रा का होता है। 4 ताल आपको कितने मात्रा का होता है, 4 ताल आपको हो जाता है 12 मात्रा का। 3 ताल हो जाता है 16 मात्रा का। 3 ताल 16 मात्रा का, एक ताल 12 मात्रा का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 116 का भी सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, झप ताल और सुल ताल। तो राइट आंसर ए। अगला प्रश्न देखिए, फिर पूछा जा रहा है समान मात्रा वाला ताल कौन से हैं। तो समान मात्रा वाला कौन हो जाएगा, दीपचंदी और झुमरा। ये दोनों जो है आपको, दीपचंदी और झुमरा कितने कितने मात्रा के ताल होते हैं, 14 मात्रा के ताल होते हैं। दीपचंदी और झुमरा भी आपको 14 मात्रा के ताल होता है। तो यही सही उत्तर हो जाएगा इसका भी। ओहो, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए, समान मात्रा वाले ताल कौन से हैं, दीपचंदी झपताल। दीपचंदी आप जानते हैं 14 मात्रा होता है। दीपचंदी में कितना मात्रा होता है, 14 मात्रा होता है। और झपताल में कितना होता है, 10 मात्रा होता है। 4 ताल में आपको पता होना चाहिए 12 मात्रा होता है 4 ताल, और एक ताल में, 3 ताल में 16 मात्रा होता है। 3 ताल में 16 मात्रा और एक ताल में 12 मात्रा। तो यहाँ कोई समान मात्रा वाला ताल नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, राग बिलावल का वादी स्वर क्या है। तो आप जानते हैं राग बिलावल का जो वादी स्वर है क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा। बिलावल का वादी स्वर, ध वादी स्वर हो जाता, बिलावल का क्या हो गया, वादी स्वर हो गया। तो अब आप इसका संवादी निकाल सकते हैं, कम से कम 4 या 5 स्वर का अंत होना चाहिए। तो ध नी सा रे, नी, ध नी सा रे ग। तो ध और ग हो सकता है। तो राग बिलावल का वादी स्वर आप जानते हैं ध ग हो जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सही उत्तर इसका हो गया सी नंबर। अगला प्रश्न आइए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ताल के कितने प्राण हैं। प्राण पूछा जा रहा है, प्रकार नहीं। ताल के कितने प्राण है। तो ताल के जो प्राण है, प्राण क्या होता है? ताल के कितने प्रकार है। तो आप जानते हैं 120 का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 120 का सही उत्तर 10 प्रकार हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, लय के
चाल क्रम को क्या कहते हैं? लय के जो चाल क्रम है उसको यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। ध्रुपद गायन शैली का आविष्कारक कौन है? देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्रुपद गायन शैली का आविष्कारक आपको पूछा जाता है। मान सिंह तोमर के टाइम में ध्रुपद का ज़्यादा जो है प्रचार प्रसार हुआ था, इसीलिए मान सिंह तोमर को ही ध्रुपद गायन शैली का आविष्कारक माना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला चलिए, जाति लक्षणों में से एक है। तो आप जानते हैं जाति टोटल 3 जाति होती है, औड़व, साड़व, संपूर्ण। ठीक है, औड़व मतलब 5 स्वर प्रयोग होना, साड़व मतलब 6 स्वर प्रयोग होना, और संपूर्ण मतलब 7 स्वर प्रयोग होना। और उसका ही टोटल कुल 9 प्रकार बनता है। औड़व, साड़व और संपूर्ण से क्या 9 प्रकार बनता है। तो कुल अगर पूछा जाता है जाति के तो 9 प्रकार हो जाता है। अगर जाति के मुख्य प्रकार पूछा जाता है तो 3 हो जाता है, औड़व, साड़व, संपूर्ण। ठीक है, तो इसे यहाँ पूछा जा रहा है जाति के लक्षण इनमें से कौन है, तो क्या हो जाएगा? औड़व हो जाएगा। ए राइट आंसर आपका ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कैसा लग रहा है सेशन आप लोग? अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है सेशन। देखिए 124 नंबर प्रश्न है, सितार के तार पर मिजराब से प्रहार करने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो सितार के तार पर जो मिजराब से या जबा से हम लोग क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करने का कोशिश करते हैं तो उसको बोल कहते हैं। यहाँ ठाठ दिया हुआ, तो ठाठ तो होगा नहीं, बोल होना चाहिए। बोल ऑप्शन में है नहीं, तो सही उत्तर इसका इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न चलिए, उत्तर मंद्रा किस ग्राम की मूर्छना है? तो आपको जानते हैं उत्तर मंद्रा, अभी इससे पहले आप मध्यम ग्राम की सारा मूर्छना देख सके थे। मध्यम ग्राम में तो था नहीं, तो किस ग्राम की हो जाएगी? तो सड़ज ग्राम की हो जाएगी। तो उत्तर मंद्रा आपको मूर्छना हो जाएगी सड़ज ग्राम की, इतनी बात। लेकिन सड़ज ग्राम में 7 मूर्छना है, मध्यम ग्राम में भी 7 मूर्छना है, और गंधार ग्राम में भी 7 मूर्छना है। टोटल 21 मूर्छनाएँ हैं। ठीक है ना, 22 श्रुति है। तो अगर आपको सड़ज ग्राम का पूछ दे कि दूसरा मूर्छना है क्या, तब क्या जवाब दीजिएगा? ये तो उत्तर मंद्रा आप जानते हैं किस ग्राम की मूर्छना है, लेकिन कौन सा है? तो पहला मूर्छना है उत्तर ग्राम, दूसरा हो जाता है आपको रजनी, तीसरा हो जाता है उत्तरायता, चौथा हो जाता है सारजा, पांचवा हो जाता है आपको मत्स्य क्रांता, और चौथा हो जाता है छठा हो जाता है अश्व क्रांता, और सातवां क्या हो जाता है? अभिरुद्गता। अभिरुद्गता। तो आपको सातों के सातों क्या है, मूर्छनाएं याद रखना है, क्योंकि किस कोई भी मूर्छना पूछ सकता है आपको। हो सकता है अश्वक्रांता दे दे, पूछ दे अश्वक्रांता कौन सी मूर्छना है, सड़ज ग्राम की कौन सी मूर्छना है, तो आपको बताना है सड़ज ग्राम की जो है वह छठी मूर्छना है। 7 मूर्छना होती है टोटल, जैसे सारे ग म प ध नि स्वर होता है ना, उसी टाइम वहाँ मूर्छना उसी टाइप से है। आइए अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, आगे करते हैं। 126 का क्या है कि आड़ा, चार ताल तथा फरदोष प्रत्येक में कितनी मात्रा होती है? तो आड़ा, चार ताल और फरदोष प्रत्येक में जो है 14 मात्रा होती है। तो सही उत्तर आपको हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, झप ताल कितनी मात्रा की होती है? आप जानते हैं झप ताल जो है टोटल कितने मात्रा की होती है? 10 मात्रा की होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको ए नंबर। अगला प्रश्न देखें 128। अगला क्वेश्चन है, वाद्यों को सरंग देव के अनुसार मुख्यतः सारंग देव होता है, उसके अनुसार कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो आप जानते हैं वाद्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया, तत्ववाद, अवनदवाद, सुशीरवाद, घनवाद, है ना, 4 वाद। इसको तो एकदम याद रखना है। 4 वाद, और तत्व हो गया तार वाला वाद, सुशीर हो गया मुंह से फूकने वाला हवा वाला वाद हो गया, घनवाद आप जिसमें घन जो कि किसी पदार्थ से बनता है, और अवनद तो चमड़ा उमड़ा से बनता है। तो 4 प्रकार के होते हैं, ये याद रखना आपको। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो 4 होना चाहिए, कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई ऑप्शन है ना, तो इनमें से कोई नहीं के साथ चलिए अगला प्रश्न देखिए, जिन वाद्यों में चमड़े पर आघात करने से स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं चमड़े पर जो आघात करते हैं उसे अवनदवाद कहते हैं। ठीक ना, यहाँ सुधीर नहीं सुशीरवाद होना चाहिए था। सुशीरवाद होता है जिसमें कि वायु रहता है, वायु का प्रयोग होता है। तत्ववाद में तार का प्रयोग होता है ना। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, वर्गीकरण के अनुसार वाद्यों के निम्नलिखित प्रकार माने जाते हैं। कौन कौन प्रकार वर्गीकरण के अनुसार माने जाते हैं? 6 प्रकार, 4 प्रकार या 3 प्रकार? तो आप जानते हैं वर्गीकरण के अनुसार वाद्य के कितने प्रकार? 4 प्रकार माने गए हैं, तत्ववाद, अवनदवाद, सुशीरवाद, घनवाद। तो सब हो गया, सही आंसर हो गया आपको सी नंबर। अगला देखिए, जवा द्वारा बजाया जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो आप जानते हैं मिजराव या जवा के द्वारा बजाते हैं, सितार को बजाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। दिलरुबा जो है आप जानते हैं, दिलरुबा किस चीज़ के द्वारा बजते हैं? दिलरुबा जानते हैं गज के द्वारा बजाते हैं, तो ये तो होगा नहीं। इसराज भी आपको गज के द्वारा बजाया जाता है, ये होगा नहीं। तो ये आपको जवा द्वारा जो बजाते हैं, सितार जो है आपको मिजरब या जवा, मिजरब भी रहता है, मिजरब या जवा दोनों के द्वारा क्या करते हैं? सितार बजाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको बी नंबर, सितार हो गया। और भी ऐसे वाद्य है जिसको क्या करते हैं? जवा द्वारा बजाए जाते हैं। सही उत्तर हो गया आपको बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 131 के बाद हो जाएगा
32 नंबर में है, चमड़े अथवा ताल से मढ़े हुए खोखले वाद्य यंत्र को किस श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं? तो आपको बता चुके हैं चमड़ा का प्रयोग जो होता है अवनद वाद में होता है, तो सही उत्तर इसका ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्लोरेनेट नाद स्वरम कौन सी श्रेणी के वाद्य यंत्र है? तो क्लोरेनेट नाद स्वरम जो है आपको तत्वाद, सुशीरवाद या अवनदवाद, ये जो नाद स्वरम है इसे फूंक के बजाते हैं, ठीक ना, तो इसका क्या हो जाएगा, हवा से का प्रयोग होता है इसमें, तो 133 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपको सुशीरवाद हो जाएगा। हवा का जब ये प्रयोग होगा तो सुशीरवाद की श्रेणी में आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, अगला है सारंगदेव ने कितनी जाति लक्षण माने हैं? तो सारंगदेव के द्वारा जो है 13 जाति लक्षण माने गए, तो सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 135 में है, कौन से वाद्य यंत्र को तत्ववाद्यों की जननी कहते हैं? तानपुरा है, वीणा है, सितार है, तो आप जानते हैं वीणा को तत्ववाद्यों को क्या जननी कहा जाता है, तो सही उत्तर सी नंबर। अगला प्रश्न है, पूर्वी थाट से स्वर में मध्यम तीव्र के स्थान पर शुद्ध कर देने से इस थाट के स्वर बनते हैं। तो पूर्वी थाट के स्वरों में अगर मध्यम को क्या करते हैं, तीव्र के स्थान पर ले आते हैं, तो शुद्ध मध्यम, देखिए पहले पूर्वी थाट के स्वरों में जो है मध्यम तीव्र रहता है, उसके स्थान पर अगर उसको हम शुद्ध कर देते हैं तो भैरव थाट बन जाता है, तो सही उत्तर आपको हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए, इसराज को कौन से यंत्र के द्वारा बजाते हैं? तो आप जानते हैं इसराज, इसराज हो गया, दिलरुबा हो गया, ये सब जो आपको बजता है गज के द्वारा बजता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भूपाली राग की थाट उत्पन्न होती है, तो आप जानते हैं भूपाली राग की जो थाट उत्पन्न होती है वह कल्याण थाट से होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। 138 का ये राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 139 है, इनमें से कौन ध्वनि पर गुण नहीं है? तो ध्वनि का गुण कौन सा नहीं है? नाद का ऊंचा नीचापन, नाद और आर्द्रता। देखिए नाद और नाद का ऊंचा नीचापन तो ये तो ध्वनि का गुण है ही। आर्द्रता जो है ये मौसम से संबंधित होता है, मौसम में अगर आर्द्रता, जानते हैं कि वायुमंडल में आर्द्रता और कि नमी, नमी और जो होता है उसको आर्द्रता कहते हैं, नमी का ही दूसरा रूप समझिए आर्द्रता, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संगीत सम्राट की उपाधि किसने प्राप्त की है? तो आप जानते हैं संगीत सम्राटी जो अनोखे लाल को क्या कहा जाता है, संगीत सम्राट कहा जाता है आपको अनोखे लाल को, तो सही उत्तर हो जाएगा आपको ये, इसका सही उत्तर हो जाएगा 140 का। अगला प्रश्न देखिए है 141 है, ख्याल के साथ कौन सा ताल नहीं बजाया जाता है? तो ख्याल के साथ आप जानते हैं कि ये जो ख्याल के साथ कौन कौन से ताल बजाए जाते हैं, झुमरा ताल हो गया, एक ताल हो गया, तीन ताल हो गया, ये सब ख्याल के साथ सब बजाए जाते हैं, रूपक ताल हो गया, ये सब आपको ख्याल के साथ बजाए जाते हैं। लेकिन चार ताल, चार ताल आप जानते हैं ध्रुपद का ताल है, तो चार ताल तो होगा नहीं। दीपचंदी आप जानते हैं ठुमरी में के लिए प्रयोग होता है, तो ये भी तो होगा नहीं, ठुमरी के लिए होगा। चार ताल किसके लिए होता है, ध्रुपद के लिए होता है, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, एक से अधिक होना चाहिए, क्योंकि दो हो गया, दोनों क्या होता है ख्याल के साथ नहीं बजाते, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 141 के बाद 142, 142 में क्या है, कथकली लोक नृत्य कहाँ का नृत्य है? तो आप जानते हैं कथकली लोक नृत्य जो है केरल का है, ठीक है। लोक नृत्य भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, आपको संगीत से है तो ये नहीं कि लोक नृत्य नहीं पढ़ना, लोक नृत्य बहुत पूछा जाता है, नृत्य तो संगीत में आया ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, जब मूल राग में दूसरे राग की छाया दिखाई पड़ती है तो वह क्या कहलाता है? देखिए मूल राग में अगर हम राग की रंजकता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, मूल राग से दूसरे राग में चले जाते हैं, तो वो एक राग से दूसरे राग में जाना उसको तिरोभाव कहते हैं, ठीक है। मूल राग में अगर दूसरे राग की छाया दिखा देते हैं तो उसको हम लोग तिरोभाव कहते हैं, फिर उस राग से फिर अपने राग में आ जाना उसको आरबी भाव कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, मूल राग में दूसरे राग की छाया दिखा रहे हैं तो तिरोभाव, अगर अपने राग में वापस आते तो उसको आरबी भाव कहते हैं, तो सही उत्तर बी हो गया। अगला प्रश्न देखिए, हिंदुस्तानी संगीत के लिए मान्य या सम विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? तो आप जानते हैं लखनऊ में है विश्वविद्यालय, तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय है ना लखनऊ में, तो उसी को हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय भी कहते हैं। आगे प्रश्न देखिए, बी के बाद आ जाएगा, पंडित पुलस्कर जी के जो पहली मात्रा है किस प्रकार के चिन्ह से पहचाने जाती है? तो आप जानते हैं पहली मात्रा जो भातखंडे जो का पहली मात्रा है वो सम का, उसको कैसे पहचानते हैं, उसको आप क्रॉस के चिन्ह से पहचानते हैं, तो सही हो गया, ये तो भातखंडे जी का हो गया, तो ये तो उत्तर होगा नहीं, ये भातखंडे जी का है, भातखंडे जी में ऐसा है। यहाँ पूछा जा रहा है पुलस्कर जी का, तो पुलस्कर जी में जो है एक हो जाता है, सही उत्तर एक होता है, इसका पहला मात्रा अगर रहता है तो एक लिखता है, और खाली के लिए वो प्लस का जो आप देख रहे हैं साइन, ये इसके खाली के लिए प्रयोग होता है। लेकिन भातखंडे में जो है खाली के लिए किसका प्रयोग होता है, ये गोला सुनना।
चलिए 145 के बाद आइए 146 नंबर। अब हम लोग बस नज़दीक में है, 150 प्रश्न के नज़दीक में है। राग यमन कौन सी थाट से लिया गया है? बिलावल है या असावरी थाट है या कल्याण थाट? तो जानते हैं पहला जो कहीं भी हम लोग को हिंदुस्तानी संगीत में अगर राग सिखाया जाता है तो कल्याण थाट से ही सिखाया जाता है। तो राग यमन कल्याण थाट आश्रय राग है इसका, तो कल्याण थाट हो जाएगा। अगला ये कल्याण थाट को ही यमन राग भी कहते हैं, ठीक है, यमन थाट भी। सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? आप जानते हैं सप्तक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सप्तक होते हैं? एक तो होते हैं आपको मंद्र सप्तक, जो कि मोटा आवाज़ निकालता है, जिसके नीचे में बिंदु लगा के पहचानते हैं। एक होता है मध्य सप्तक, जिसमें कि कोई भी चिन्ह प्रयोग नहीं होता है। दूसरा होता है तार सप्तक, जिसके ऊपर में लगाते हैं और उसका स्वर भी ऊंचा होता है। चलिए, तो ये आप हो जाएगा इसका सही उत्तर 3। अगला प्रश्न देखते हैं 147 के बाद 148। सितार में मुख्य तारों की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं सितार में जो तार है होते हैं मुख्य तार 7 तार होते हैं। कितने तार होते हैं सितार में? 7। अगला प्रश्न देखा जाए 149 में है अप्पा जलगांवकर संबंधित है। तो अप्पा जलगांवकर जो है वह संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? हारमोनियम है, सितार है, इसराज। तो अप्पा जलगांवकर सबसे संबंधित था, तो उपयुक्त में 1 से अधिक हो जाएगा इसका सही उत्तर, है ना। अगला प्रश्न देखिए 72 मेल पद्धति के आविष्कारक कौन है? तो आप जानते हैं दक्षिण के प्रकांड विद्वान जो कि चतुर्दंड प्रकाशिका नामक ग्रंथ लिखते हैं, और भी कब? औरंगजेब के टाइम में, जबकि संगीत को एकदम समझिए संगीतज्ञों सबको पूरा एकदम ख़त्म किया जा रहा था औरंगजेब के द्वारा, और पुस्तक सबको जला दिया गया था। उस टाइम में पंडित वेंकटमखी जो है आपको दंड प्रकाशिका नामक ग्रंथ में 72 मेल पद्धति की रचना करते हैं, और अभी भी इसी ग्रंथ को आधार मान करके दक्षिण कर्नाटक संगीत जो है चल रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका पंडित वेंकटमखी। अभी जो है कितना पद्धति दक्षिण में प्रचलित है? 19 पद्धति अभी दक्षिण में प्रचलित है, ये भी बात याद रखिएगा। हम लोगों को कितना है? 10 थाट पद्धति है। तो चलिए सभी का सभी प्रश्न जो है आपको 9 नंबर सेट पूरा हो चुका है। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कैसा लगा सेशन, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। यहीं पे समाप्त करते हैं आज के सेशन को।